फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने संविधान के संशोधन के विषय में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि हम अपने संविधान में कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं और संशोधन की विधियां क्या हैं। और उसके बाद में मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं तो सारे संशोधन तो महत्वपूर्ण है नहीं एग्जाम के लिए, तो हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी जो सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आप पहुंचे हैं संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है। तो मुझे याद है कि मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट तक बता दिया था कि 42nd अमेंडमेंट के जो प्रावधान है वो क्या है, क्या क्या इसमें बदला गया है और क्यों इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था और उसके पीछे क्या वैलिड रीजन थे, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये बात हो चुकी थी हमारी, तो ये बात हम कर चुके थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था आप इसे क्या बनाएंगे, इस तरीका से आप इसे बना लेंगे। पहले में आप लिखेंगे कि कौन सा संशोधन है, इस तरीका से मेरे साथ साथ आप बना करके चलेंगे। पहले तो संशोधन का कौन सा संख्या है, दूसरे में हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल संविधान के ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट किया गया। वैसे क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा नहीं, लेकिन इनमें से कोई भी एक आपको दे सकता है, मे भी ऐसा हो आगे जाकर के, क्योंकि जिस तरीका से पेपर अब कठोर बनाते हुए जा रहे हैं, ये टिपिकल बनाते जा रहे हैं, तो उसके दायरे में ये सब आता है कि कोई भी एक आर्टिकल देकर के आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से संविधान संशोधन में इस आर्टिकल में संशोधन किया गया, या फिर कह सकता है कि इस संविधान संशोधन में, नीचे आपको चारों दे देगा, कहेगा कि आर्टिकल, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्वेश्चन दे सकता है उदाहरण के लिए कि अमेंडमेंट 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन में निम्न में से क्या, कौन से आर्टिकल्स में, कौन से संविधान के आर्टिकल्स में संशोधन किया गया। उदाहरण के लिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 139A, आर्टिकल 166, आर्टिकल 172। तो ये सारे ही ऐसे हैं जिनमें 44वें संविधान संशोधन में बदलाव किए गए। और कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं या फिर कौन सी ऐसे शेड्यूल हैं जो इंसर्ट किए गए। क्लियर है ये बात। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस सन में लेकर के आया गया, जैसे कि 44वां संशोधन कब लेकर के आया गया, ऐसा भी प्रश्न आपको छोटे एग्जाम्स में मिल सकता है, लेकिन आगे जाकर के ये आपको यूपीएससी में भी देखने के लिए मिल सकता है कि आपको 1 2 3 4 करके वो इसमें एक जो स्टेटमेंट इस तरीका का आपका मिले। और तीसरा जो प्रश्न है वो बन सकता है कि जो 44वां संविधान संशोधन है इसका विषय क्या है, क्या इसमें करने का प्रयास किया गया था, आदि आदि। तो मैंने जैसा कि आपको बताया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले लिखना है संविधान कौन सा है, यानी कि जैसे 44वां संविधान संशोधन। दूसरे में आपको लिखना है कि कौन कौन से संविधान के ऐसे आर्टिकल्स हैं या ऐसे शेड्यूल है या ऐसे पार्ट है जहां पर ये संशोधन किया गया। तीसरे में आप लिखेंगे कि इसका जो वर्ष है वो क्या है, यानी कि वर्ष, किस वर्ष में ये किया गया था संविधान संशोधन। और चौथे पार्ट में आप लिखेंगे इसमें इसका जो बदलाव क्या आया, इसका यानी कि परिवर्तन क्या आया इसमें, वो आप लिखेंगे, यानी कि क्यों किया गया था ये। क्यों किया गया था ये, एक ये हो गया। और यहां पे मैंने आपको बताया था संशोधन किसमें किया गया, और मैंने यहां बताया था संख्या या क्रम से आप कैसे कह सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आप इसे बना करके चलेंगे कि हम पहले देखेंगे कि संविधान में कौन सा संशोधन की हम बात करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं अमेंडमेंट, यहां पे भी आप लिख सकते हैं अमेंडमेंट, ये है 44। 44 जो आर्टिकल में अमेंडमेंट लाया गया था, जो 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, वो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है जिसमें अमेंड किया गया। तो यहां पर आर्टिकल कौन कौन से थे जिनमें अमेंड किया गया, आप लिखेंगे अमेंड आर्टिकल। और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्टिकल 19, 20, 30, 36A, 31C, 38, 71, 74, मैं बोल रहा हूं आप लिखें अपने उसमें, जरूर लिख लेना आप इसे। 74, 77, 83, 103, 105, 123, 132, 133, 134, 139A, 150, 166, 172, 192,
194, 217, 225, 227, 239 बी, 329, 352, 356, 359, 360 और 371F। 371F ये आर्टिकल है जिनमें अमेंड किया गया। कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो इसमें इंसर्ट किए गए, यानी कि इसमें लगाए गए कौन से आर्टिकल्स हैं? आप लिखेंगे इंसर्ट आर्टिकल। इंसर्ट आर्टिकल कौन से हैं? 134A और 136A। 134A और 136A, 134A और 361A। 134A और 361A ये इसमें जोड़ दिए गए। कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हटा दिए गए थे इसके तहत? तो लिखेंगे 31, 257A और 329A। 31, 257A और 329A। कौन सा संविधान का ऐसा पार्ट है जहां पर इस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया? वो है पार्ट 12, यानी कि 12वां भाग। संविधान का कौन सा भाग? 12वां भाग। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है? पार्ट अमेंड किया गया था, वो था 12वां पार्ट। ठीक है, और कौन सा जो शेड्यूल है वो अमेंड किया गया था? शेड्यूल अमेंड, वो था 9वां शेड्यूल। 9वां शेड्यूल जो है वो अमेंड किया गया था। 12वां भाग जो संविधान का वो अमेंड किया गया था। कुछ आर्टिकल्स इसमें से हटा दिए गए थे और कुछ आर्टिकल्स इसमें ऐड कर दिए गए थे। ये बात समझ गए हैं आप? ये सारी बात समझ गए हैं आप? तो ये किस सन में, अब नेक्स्ट वाले पे हम देखेंगे इसमें किस वर्ष में ये आया था? 1978। बाकी अगर आप डेट देखेंगे तो ये है 6 सितंबर। तो इसको ये महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए याद रखना कि ये याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है कि किस डेट को ये क्या किस मंथ में ये आया है, उसे नहीं रखेंगे, बस आप ईयर याद रख लेंगे, इसमें आपका काम हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ये क्यों लाया गया था, इसमें क्या ऐसा बदलाव आ गया। तो इसका जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है इसके अंतर्गत आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह, यानी कि आंतरिक अशांति जो शब्द है, जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के क्या प्रावधान है वो हम देखेंगे उस टाइम पे। तो जो इमरजेंसी के जो प्रावधान है वहां पे था आपका राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू होने पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। समझ गए आप? आंतरिक अशांति हटा करके सैन्य विद्रोह को आधार रखा गया था और आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में भी परिवर्तन लाया गया था। तो पहला क्या है जो शब्द मैंने बताया, आंतरिक अशांति के जगह क्या जोड़ दिया गया? सैन्य विद्रोह। और जो भी इमरजेंसी के अन्य प्रोविजंस हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाया गया था जिससे उनका दुरुपयोग ना हो सके और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया जो 31 ये जो था आर्टिकल 31, देखो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में था, अब इसे हटा करके इसको हटा दिया गया और 300A एक आर्टिकल है वो जोड़ा गया, मैं इसे बताऊंगा आपको। ये जोड़ दिया गया तो ये जो संपत्ति के अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया। दूसरा ये, तो आप इसे लिख लेंगे। पहला क्या है? पहला क्या लिखेंगे आप? आंतरिक अशांति के स्थान पर पहला तो ये लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे मौलिक अधिकार से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार मौलिक नहीं, ऐसे लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे। ठीक है,
तो शॉर्ट नोट्स बना करके ही आपको चलने हैं। तो अब जो मौलिक अधिकार के अंदर गया तब ये नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो दो प्रावधान ये। तीसरा क्या है, अब जो विधेयक है यानी कि मौलिक अधिकारों के भाग से हटा करके कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई और उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। ये इसमें जो बदलाव है जो मैंने आपको बताए हैं ये इसमें किए गए। तो यानी कि जो राज्य विधानसभाओं की जो अवधि 6 वर्ष थी उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया और जो उच्चतम न्यायालय है उसको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है उन्हें सुलझाने की अधिकारिता जो है वो प्रदान की गई। तो ये इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया है ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे इसके। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब हम देखेंगे 52 यानी कि 52वां संविधान जो संशोधन क्या है। 52nd, ठीक है, इसमें कौन कौन सा भाग अमेंड किया गया। एक 101, 102, 190 और 191। कौन सा शेड्यूल इंसर्ट किया गया, इंसर्ट शेड्यूल कौन सा है 10। समझ गए ये बात, यानी कि 10वां जो शेड्यूल है वो इसमें इंसर्ट किया गया है और आर्टिकल जो है जिसमें आपको 101, 102, 190 और 191 जो आर्टिकल है उनको अमेंडमेंट किया गया है। ये कब आया है, (1985) में। इसका जो थीम है यानी कि लाया क्यों गया है वो आप देखेंगे, इसमें लिखेंगे इस संशोधन के द्वारा, आप यहां पर भी लिख लेंगे इसे, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि दल बदल कानून इसके तहत आया। तो यहां पर पहला वाला ले लेंगे दल बदल के लिए कानून। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो इस दल को छोड़ते हैं और जिसके चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े थे। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी का 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहता है तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। आप समझ गए हैं, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी राजनीतिक दल के जो राजनीतिक दल है उसके टिकट पर चुनाव लड़े हैं लेकिन जीतने के बाद में एक अवधि पर उसे छोड़ देते हैं, अगर वो 1/3 नहीं है तो ये लागू होगा और उनकी जो संसद की सदस्यता है उसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये है। और दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था और आप ऐसा हम इसे पढ़ेंगे भी कि क्या वास्तव में सही से कार्य किया इसने या नहीं किया। तो अब देखेंगे कि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है उसके बावजूद भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक है 73rd अमेंडमेंट। ये तो आप जानते हैं, इसमें संविधान का जो 9वां पार्ट है उसको इंसर्ट किया गया है। आप यहां पे लिखेंगे पार्ट 9। कब आया है, 1992 में। और क्यों आया है आप जानते हैं, पंचायती राज संबंधी जो प्रावधान है उनको सम्मिलित करने के लिए इसे लाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 74th। अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है पार्ट 9A। ये भी कब आया है, 1992। लेकिन हाँ यहां पे याद रख लेना ये आया है अप्रैल 1992 और ये आया है जून। अब डेट वगैरह 1 जून को या कब आया है वो छोड़ो, आप जून याद रख लेना। ठीक है, और ये किसके लिए आया है, नगर पालिका और नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे उसके लिए आया है। 97th अमेंडमेंट देखेंगे। 97th अमेंडमेंट लाया गया जिसके अंदर आर्टिकल 19 और
उसके अंदर एक पार्ट 9B जोड़ा गया, यानी कि अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 19 में, और एक पार्ट क्या जोड़ा गया, 9B, ठीक है, यानी कि अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 19, और एक पार्ट ऐड किया गया था, एडेड 9B, यानी कि 9B को जोड़ दिया गया था। कब आया था ये, 2012 में आया था। और ये क्यों आया था ये भी आप देख लेंगे, यानी कि 97वां जो संविधान संशोधन है दिसंबर 2011 में लोकसभा में और राज्यसभा में इसको पारित किया गया था, और जिसे जनवरी 2013 में राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी, और अगले ही दिन भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया था, और फरवरी 2013 से इसे प्रभावी किया गया। तो ये आपके काम का नहीं है, जो मैंने अभी आपको बोला है इसे आप नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस संशोधन का उद्देश्य क्या था। इस संशोधन का जो उद्देश्य था वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के तहत सरकार सहकारी समिति को मूल अधिकार बनाना और अनुच्छेद 43(ख) में शामिल करके समिति का प्रोत्साहन करना और राज्य का उत्तरदायित्व बनाकर लोगों में सहकारी समिति के प्रति विश्वास बढ़ाना और राजनीतिक और नौकरशाही दुष्प्रभावों से इसे बचाना था। आप समझ गए हैं, यानी कि इसका जो उद्देश्य था, पहला तो इसने 19(1)(ग) ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 19(1)(ग) में जो इसको अनुच्छेद के तहत जो सहकारी समिति होती है, यानी कॉर्पोरेट, आप जानेंगे, इसे मैं पढ़ाऊंगा अलग से, जो सहकारी समिति होती है और इसका जो है अनुच्छेद किसमें शामिल करना है, 43(ख), ठीक है, इनको 43(ख) में शामिल करना है और प्रोत्साहित करना है, और उत्तरदायित्व इसको राज्य का, इसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य का उत्तरदायित्व इसको बनाना है कि राज्य का उत्तरदायित्व और राजनीतिक और नौकरशाही के जो दुष्प्रभाव है उनसे इसको बचाना है। ये इसका उद्देश्य था। याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आपको रखा हुआ मिल सकता है ये। अब देखेंगे 99वां संविधान संशोधन, यानी कि 1999वां संविधान संशोधन, और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इंसर्ट किए गए हैं जो नए नए आर्टिकल इसमें इंसर्ट किए गए हैं वो हैं 124A, 124B और 124C, ठीक है। नए आर्टिकल कौन से इसमें शामिल किए गए, न्यू आर्टिकल्स इसमें डाले गए हैं इसमें 124A, 124B और 124C। ये नए आर्टिकल हैं जो इसमें जोड़े गए हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें अमेंडमेंट किया गया, जो पुराने आर्टिकल थे जैसे कि 127, 128, 217, 222, 224A और 231, ये आर्टिकल हैं जिनमें क्या किया गया है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया है। ये वो आर्टिकल हैं जिसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया है। ये कब आया है, ये आया है 2015 में। कब आया है, 2015 में। और क्यों आया है, क्या बदलाव हुए हैं वो आप लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं इसे। इसमें राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग NJAC की संरचना और कामकाज का जिक्र है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जाकर के इसको खत्म कर दिया था, कहा था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ है वो देखेंगे हम। लेकिन अभी आप लिखेंगे, पहला है अधिनियम। इस अधिनियम में राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक पारदर्शिता और व्यापक आधार वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यानी कि जैसे कि अभी आप जानते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो नियुक्तियां हैं वो किस प्रकार होती हैं, यानी कि कहते हैं कि जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक पारदर्शिता लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी NJAC एक्ट, जिसमें जो न्यायाधीश है उनके चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए उसको जो है निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हमारा जो अमेंडमेंट है वो है 97वां अमेंडमेंट, और जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी तरीका से आप इसे बना लेंगे। और 97वां अमेंडमेंट है, और दूसरे में हमें देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें बदलाव किया गया इस संशोधन के तहत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 19,
यानी कि आर्टिकल 19 में, और एक पार्ट इसमें ऐड किया गया था, एडेड अ पार्ट, कौन सा पार्ट था वो, यानी कि संविधान का पार्ट 9B, इसको इसमें ऐड किया गया था। तीसरा हमारा जो कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि कब लाया गया था, ये 2012 में। और जो हमारा चौथा कॉलम है, हम देखेंगे कि इसे लाने से क्या प्रभाव पड़े या क्या क्या बदलाव आए, वो हम चौथे वाले कॉलम में देखेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे क्या क्या बदलाव आए हैं, वो देखेंगे आप। तो आप इसमें, हाँ, तो इसमें हमें देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आए हैं इस संविधान संशोधन को करने से। तो आप इसे लिखेंगे पॉइंट वाइज, आप इसे लिख करके चलेंगे, मैं आपको बोलता हुआ चलूंगा, और जो जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे लिख भी दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे जो 97वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत क्या किया गया है। पहला आप लिखेंगे इस संशोधन का जो उद्देश्य था, इस संशोधन का जो उद्देश्य था वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) ग, कैसे लिखेंगे, जैसे क्या है 19(1) और ग, 19(1) ग के तहत सरकारी समितियों को मूल अधिकार बनाना, यानी कि इसको क्या है कि एम्पावर करने के लिए लाया गया था। जो हमारी सहकारी समिति होती हैं, और सहकारी समिति क्या होती है मैं ये आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, और ये किस प्रकार से हेल्पफुल होती है सोसाइटी के लिए, तो ये हम देखेंगे। तो इनको ज्यादा एम्पावर करने के लिए, ताकि जो नौकरशाह हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो इनका शोषण ना कर सकें, इसके लिए लाया गया था। और 43 ख में इनको शामिल किया गया था, यानी कि अनुच्छेद 43 ख, आर्टिकल 43 ख, इसमें इसे शामिल किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि उन्हें जो सहकारी समिति होती हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। और क्योंकि क्यों प्रोत्साहित किया जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती हैं, इसलिए इनको प्रमोट करने के लिए। और दूसरा है कि नौकरशाही और राजनीतिक प्रभाव से या उनके दुष्प्रभाव से इसे बचाने के लिए यह संविधान संशोधन लाया गया था। कब लाया गया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 2012 में लाया गया था। वैसे तो 12 जनवरी को, वो आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस 2012 में लाया गया था, आप इतना याद रख लें। नेक्स्ट देखेंगे 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आप देखेंगे 99वां अमेंडमेंट, और ये देखेंगे इसको कौन कौन सा आर्टिकल है जो इसमें बदलाव किया गया, और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हटा दिए गए, कौन से ऐसे हैं जो और ऐड किए गए। तो आप देखेंगे इसमें न्यू आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, और वो आर्टिकल थे 124A, 124B और 124C, ठीक है, ये किए गए थे। और जो आर्टिकल जिनमें अमेंडमेंट किया गया था, जो ऑलरेडी संविधान में थे, तो कौन कौन से आर्टिकल अमेंड किए गए थे, तो ये थे आपका, जैसे कि आप देखेंगे 127, 128, 217, 222 और 224A, ये जो है ये इनमें अमेंडमेंट किया गया था, इन वाले जो आर्टिकल्स हैं इनके अंतर्गत, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या गया, कब आया था, अच्छा ये भी देख लें आप, किस वर्ष में इसे लाया गया था, 2015 में, 2015 में। ये महत्वपूर्ण है और विवादास्पद भी था, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि एनजेएसी इसके अंतर्गत लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था वो बनाया गया था। और बनाया क्यों गया था, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत के अंदर ये बार बार विवाद उठता है कि एक अलग टाइप का जो सिस्टम है भारत के अंदर चलता है, जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। और इसमें जब मोदी सरकार आई, उन्होंने आकर के इसमें एक बदलाव, एक पारदर्शिता लाने के लिए इस संविधान संशोधन को लेकर के आए थे, वो 99th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसके अंदर उन्होंने एक एनजेएसी की स्थापना की थी, एनजेएसी को बनाया था। और उसमें क्या था, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के चयन की एक पारदर्शी और एक व्यापक, पारदर्शी और व्यापक प्रक्रिया का उल्लेख इसमें किया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, और जो पुरानी वाली जो प्रक्रिया थी, जो इस कानून के आने से पहले थी, उसी पर अभी भी आप देखते हैं कि नियुक्तियां होती हैं। तो पहला हो गया एनजेएसी, पहला आप लिखेंगे एनजेएसी लाए थे, एनजेएसी लाए थे। दूसरा आप लिखेंगे, इसमें क्यों लाए थे वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही दिया जाएगा, मेंस में आप लिखेंगे तो आपको लिखना होगा, ठीक है। कभी ऐसा आता है या कहीं आपको ऐसा स्कोप दिखता है कि मैं 99th अमेंडमेंट को मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, तो वहां पर आप इसे लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि न्यायाधीश, जो कि अब रहा नहीं तो इसमें कोई मतलब बनता नहीं मैं आपको इसे लिखवाऊं, लेकिन ये थे उसमें कि जब ये इसका जो जैसा कि आप जानते हैं कि कमीशन बनेगा तो उसका एक मुखिया होगा जिसे कहते हैं कि चेयरमैन है, उसके कुछ सदस्य होंगे और उसके सदस्य जो थे वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, समिति द्वारा मनोनीत 2 विख्यात व्यक्ति होंगे इसके अंतर्गत होते थे। लेकिन अब इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है कि मैं इसको आपको बताऊं, क्योंकि अब इसको 2015 में ही 16 अक्टूबर 2015 में, कब 16 अक्टूबर 2015 में ही भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। क्लियर है आपको ये वाली बात, इसको खारिज कर दिया गया। तो इस तरीका से आप देखते हैं कि जो 99th अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, क्या है, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा 100वां संविधान संशोधन, यानी कि 100वां संविधान संशोधन, और इसमें हम देखते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले शेड्यूल में जो पहला शेड्यूल है उसके अंतर्गत इसमें अमेंडमेंट किया गया। और ये कब हुआ है, यानी कि आप इसे लिखेंगे अमेंडेड ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ या टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कब आया ये, कौन सी सन, 1 अगस्त 2015। उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि संधि जो थी उसको लेकर के था। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि कुछ हम मतलब वो ऐसा है कि कुछ उनकी टेरिटरी में वो आ रही थी, उस बांग्लादेश के अंदर थी, और उनकी कुछ भारत के अंदर कुछ गांव आ रहे थे। तो एक आप देखते हैं ना कि भाई बिजली, पानी आदि आदि इस तरह की जो दैनिक सुविधाएं हैं वो नहीं हो पा रही थी और आम जनता जो है उनको बड़ी परेशानी थी। और दूसरा आप जानते हैं कि अगर बाउंड्री क्रॉस होगी तो वो फिर स्पॉन्ज बाउंड्री हो जाएगी और इन्फिल्ट्रेशन, ह्यूमन फ्लैशिंग और आदि आदि ये सब आप जानते होंगे, ये होता है और उसी के लिए ये लाया गया था। अब इसमें दोनों देश जो हैं आपसी सहमति से कुछ भूभाग को आदान प्रदान है, भाई आपका जो हमारे जो गांव उधर हैं, ठीक है, हम उन्हें आपको दे देते हैं और जो हमारी सीमा के अंदर है वो आप हमें दे दीजिए और इसको सेटल डाउन करेंगे। और इसी के तहत इसको लाने के लिए 100वां संविधान संशोधन लाया गया। तो इस पर मैंने बहुत अच्छे से एक लेक्चर है हमारा, आप पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। मुझे याद नहीं कौन सा लेक्चर नंबर कौन सा है, बाकी मैं इसमें लगा दूंगा आई बटन में, उसे आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं कि किस तरीका से इसका जो कोई देश की सरकार है वो अपने देश के किसी हिस्से को अन्य देश को दे सकती है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है उस पर हमने अच्छी खासी डिबेट की हुई है। तो ये है। अब देखेंगे हम 101वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ वही संशोधन करा रहा हूं यहां जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब यूं तो 100 से ज्यादा आ चुके हैं, अब 100 से ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, हमें पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू की बकवास करनी नहीं है, सीधी सीधी बात करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, यूपीएससी विद प्रताप हिंदी मीडियम के जो एस्पायरेंट है यूपीएससी के लिए, उनके लिए एकमात्र डेस्टिनेशन है। अभी लोगों को इसकी जो महिमा है या कहें कि इसकी जो ब्यूटी है वो समझ आ नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या कहा था कि एक भी बंदा आएगा तो मैं इस तक जारी रखूंगा और ये जारी रहेगा। लेक्चर ऐसा हो सकता है कि आज छोड़ करके 2 दिन में आ जाए, लेकिन ये जारी रहने वाला है। और जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। मैंने जो भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जैसे पॉलिटी में यहाँ पूरी ही कराना है मुझे पॉलिटी, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीका का रेस्पॉन्स रहेगा, वो आगे हम करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिटी पूरी कराएंगे। अभी जैसे अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि फेसलेस वीडियोस आगे आए, लेकिन ये लगातार जारी रहेगी। कंटेंट की वैल्यू है, फेस की वैल्यू नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर के खड़ा होकर के पढ़ाऊं या मैं आपको फेसलेस पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाते रहेंगे हम यहाँ पे। और ये जो क्वालिटी कंटेंट है और ये भरोसा जो कि आपको कुछ नहीं खरीदना कहीं से, सिर्फ जो मैं करा रहा हूं वो आपको पर्याप्त है, ये हम हमेशा आपको कहते रहेंगे। और ये एग्जैक्ट राइट है, आप समझे, जो सही है वही मैं आपको कह रहा हूं, कहीं से लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, 1 भी रुपए का कंटेंट। अब हम देखते हैं कि 101वां अमेंडमेंट, कौन कौन से ऐसे संविधान में आर्टिकल्स हैं जो इसमें ऐड किए गए या जिन्हें जो है अमेंडमेंट किया गया, आदि आदि, ऐसे कौन से शेड्यूल है, कौन से पार्ट है, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप आगे जाएंगे तो यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आप बदलता हुआ देखेंगे और इस तरीका के टिपिकल प्रश्न आप इसमें देखेंगे।
कि आपको संशोधन पूछेगा कि 101 में नीचे दे देगा कि कौन कौन सा आर्टिकल ऐड किए गए, कौन से शेड्यूल ऐड किए गए, कौन सा पार्ट ऐड किया गया, कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, आदि आदि। तो मैं वो आज ही आपको एड्रेस करा दे रहा हूं, एग्जाम जब होगा उसके बाद आप सोचें, उससे पहले ही आप करके जाएं, ठीक है। देखेंगे कौन से आर्टिकल ऐड किए गए इसमें, 246A और 269A। और ऐसे कौन से आर्टिकल है जिनको डिलीट किया गया या जिनको हटा दिया गया, 268A, ठीक है। ऐसे कौन से आर्टिकल है जिनको अमेंड किया गया, अमेंड किसको किया गया, 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366, 368, ठीक है। और एक शेड्यूल है 6 शेड्यूल और 7 शेड्यूल, यानी कि 6th और 7 शेड्यूल। शेड्यूल कौन से हैं, 6th और 7 शेड्यूल में भी अमेंडमेंट किया गया, आप ये समझेंगे। और ये आया कब है, ये आया है 2017 में। क्यों आया है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जीएसटी, ठीक है, जिसे राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, वो इसी के तहत, इसी अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया, कौन कौन से आर्टिकल में अमेंड किए गए, कौन से आर्टिकल डिलीट किए गए, कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए गए और कौन से शेड्यूल में इसमें अमेंडमेंट किए गए, आदि आदि, ये सब आपको देखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 102वां अमेंडमेंट, ये है। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें ऐड किए गए हैं, ऐड किए गए हैं 338B, 342A और भी किए गए, क्लाउज भी ऐड किया गया इसमें एक 26C, ठीक है। और मॉडिफिकेशन किसमें किया गया है, मॉडिफिकेशन आर्टिकल 338 और 366, ठीक है। तो ये है, ये आपको याद रखना है। और कौन सी सन में ये आया है, 2018 में है। और क्यों आया है ये आप जानते होंगे, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए इसे आया है कि हम जो है नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसे लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट 103वां अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसे देखेंगे कि अमेंडमेंट किस आर्टिकल्स में किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल किए गए, आर्टिकल 15। ऐड कौन सा क्लाउज किया गया, एडेड क्लाउज 6। कब आया है, 2019 में आया है। और क्यों आया है ये आप जानते होंगे, ईडब्ल्यूएस जो आप जानते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो जनरल क्लास के जो बच्चे हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण लाने के लिए इसे लाया गया था। तो आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। ये लाया गया था, इसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। नेक्स्ट देखेंगे 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 104वां अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल किया गया है इसमें, 334। कब आया ये, 2020 में। और क्या है इसमें आप जानते होंगे, इसमें भी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का विस्तार करने के लिए 70 साल से 80 साल तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण सीट है उनको खत्म कर दिया गया। और ये जानते होंगे जो 10-10 साल के लिए ये जो रिजर्वेशन है एससी और एसटी की जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के लिए उसको और बढ़ा दिया गया आने वाले 10 साल के लिए। तो इस तरीका से ये भी संविधान संशोधन आपने देख लिया, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, यानी कि राज्य की विधानसभा और लोकसभा, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का विस्तार करने के लिए 70 साल से 80 साल यानी कि 10 साल और बढ़ा दिए गए। और साथ ही साथ में एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्व सीट थी उनको खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये हमने जो मुख्य मुख्य संविधान संशोधन है वो कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपने ये लेक्चर यहां तक देखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इस चैनल पर फेसलेस वीडियो आए, यानी कि मैं इस तरीका से बोर्ड पर आकर करना पड़ा हूं, लेकिन कंटेंट से किसी भी तरीका का कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये आपको मैं आश्वस्त किए देता हूं।
तो फ्रेंड्स इस सारे कंटेंट को अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मित्र हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो पैसे दे करके कंटेंट नहीं ले सकते, उन तक आप इस वीडियोस को पहुंचाएं, ये मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।